दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है पनार के आदमखोर तेंदुए की। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि जिम कॉर्बेट साहब और उनकी टीम ने जो पनार की जो नदी थी जिसमें बाढ़ आई हुई थी उसे पार कर लिया था। और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आई थी कि इनका जो गाइड था, वो शॉर्ट हाइट वाला बंदा, वो बाढ़ में बहने लगा था। लेकिन पनुआ ने बड़ी हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया। अब इस घटनाक्रम को पूरा जानने के लिए तो यार आपको पिछले पार्ट में जाके देखना पड़ेगा। हम चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, क्योंकि समय की बर्बादी करना बेकार है। बाकी गपशप कहानी के बाद में। अच्छा, बाढ़ से बच के निकल के आने के बाद में पनुआ और ये गाइड दोनों लोग जो है जिम कॉर्बेट साहब के पास आ गए। ये जो गाइड था, इसकी जो पोजीशन थी वो बड़ी हास्यपद दिख रही थी, मतलब बड़ा व्यंग्यात्मक दिख रही थी। वो एकदम एक भीगे हुए चूहे की तरह दिख रहा था और बेचारा बहुत डरा हुआ था। ये बताया ना, उसके बाल लंबे लंबे घने थे और बड़ी शॉर्ट हाइट का था, तो बिल्कुल ऐसा हो गया था। जिम कॉर्बेट साहब ने पनुआ की खूब तारीफ करी। अरे यार भाई, तूने तो कमाल कर दिया। और उससे माँ दुनिया भर की जो है शाबाशी देने लगे कि उसने अपनी जान को एक बड़े खतरे में डालकर उस छोटे कद वाले उस आदमी की जान बचा ली थी, मतलब कि उस गाइड की जान बचा ली थी। पनुआ ने पहले तो जिम कॉर्बेट साहब की तरह बड़ी गौर से देखा और फिर उस गाइड को देखा और फिर बोला जिम कॉर्बेट साहब के, अरे साहब, मेरा इरादा उसकी जान वान बचाने का बिल्कुल नहीं था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उसकी जान बचा रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, मेरा वो जो नया कोट जो मैं अपने पिताजी के लाया था, वो इस गाइड की पीठ पे बंधा हुआ था। आप लोग पिछली कहानी बताया था ना कि इससे कोट पर पनुआ ने अपना कोट दे दिया था उसको कि पकड़ के लाद के चल। तो वो जो कोट था इसकी पीठ पे बंधा हुआ था। तो मैं तो अपने उस कोट को बचा रहा था, उस कोट को बचाने में ये भी बच गया है। खैर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई थी। जब सब लोगों ने नदी पार कर ली तो जिम कॉर्बेट साहब ने नदी के किनारे ही जो है रात बिताने का फैसला किया कि भैया ऐसा है, रात जो है यहीं नदी के किनारे कैंपिंग करी जाए, यहीं बिताई जाए। और ये जो पनुआ था, इसका जो यहाँ से गांव था, वो बहुत नज़दीक था, मात्र 4-5 मील की दूरी पे था। तो उसने जिम कॉर्बेट साहब से बोला कि साहब, देखिए मेरा गांव तो यहाँ से बहुत नज़दीक है और आपका रास्ता और मेरा रास्ता यहाँ से अलग अलग हो जाता है, तो मैं अब अपने गांव की तरफ चला जाता हूँ और आप लोग अपना समौली की तरफ चले जाइए, क्योंकि दोनों जगह के रास्ते अलग अलग हो रहे थे। फिर उसने पनुआ ने ही जो है वो गाइड की तरफ इशारा करके पूछा कि भाई, तेरा प्रोग्राम क्या है? तू अब ये नदी पार करके वापस गांव जाना चाहता है क्या, या मेरे साथ चलेगा? मेरे गांव चल। तो गाइड ने बोला कि इस भयानक जो ये बाढ़ आई हुई है, इस नदी को पार करने की उसकी हिम्मत तो नहीं है। अब 1-2 दिन में जब ये नदी का बहाव कम हो जाएगा, तब वो वापस अपने गांव लौट जाएगा और तब तक का जो है वो, अगर पनुआ को दिक्कत ना हो तो तब तक जो है पनुआ के साथ रहना चाहेगा। अब जो भी उन लोगों की आपस में बात हुई होगी। खैर, वो दोनों लोग अपना जिम कॉर्बेट साहब से उन्होंने विदा ली और दोनों अपने निकल लिए अपने पनुआ के गांव की तरफ। अब यहाँ पर रुकना तो कोई उनका काम ही नहीं था। दोस्तों, थोड़ा बहुत ही मेरी वीडियो में डिस्टर्बेंस होता है ना, बैकग्राउंड आवाज़ का। यहीं पे नीचे रोड है एक्चुअली, और सामने बच्चे बहुत खेलते हैं और सामने बिल्कुल मस्जिद है, तो कई बार डिस्टर्बेंस होता है। तो आप उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड कीजिएगा, कहानी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जिम कॉर्बेट साहब और उनके आदमियों ने रात नदी के किनारे ही काटी और दूसरे दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठ के नाश्ता वाश्ता करके ये लोग सनौली गांव को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि कहाँ है। सनौली गांव वही गांव था जिसके बारे में चकाती गांव के मुखिया ने बताया था कि आदमखोर बाघ ने कुछ दिन पहले वहाँ पर एक इंसान को मार डाला है। बताया था ना पिछले वीडियो में, आपको याद होगा। तो ये उसी सनौली गांव में जा रहे थे।
शाम ढलते ढलते ये लोग एक काफ़ी फैली हुई और काफ़ी चौड़ी एक घाटी में पहुंच गए। अब इसके आसपास या इससे दूर दूर तक कहीं कोई इंसानी बस्ती या कोई इंसान को मतलब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो अब मजबूरी थी इन लोगों को खुले मैदान में ही रात बितानी थी, तो ये निर्णय लिया गया कि भाई अब जो है इसे खुले में ही सो। और फिर ख़तरा ये था कि अब ये लोग क्या है कि जो मैन ईटर लेपर्ड था उसकी जो टेरिटरी थी उसके बिल्कुल सेंटर में थे, यानी चारों तरफ से जो है एक लेपर्ड, एक मैन ईटर लेपर्ड की टेरिटरी है और उसके सेंटर में ये लोग हैं। और इस एरिया की ज़मीन जो है बहुत गीली और ठंडी थी। बड़ी बेचैनी के साथ किसी तरह से इन लोगों ने यहाँ पे रात काटी। रात कट गई, बाघ नहीं आया और दूसरे दिन दोपहर के आसपास ये लोग सनौली गांव पहुँच गए। फाइनली इनको सनौली गांव मिल गया, ढूंढते हुए रास्ता खोजते हुए वहाँ पहुँच गए। अच्छा दोस्तों, सनौली जो है उस टाइम में एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था और जब गांव वालों ने इन लोगों को यहाँ पर देखा तो वो लोग बड़े खुश हो गए कि अरे ये गन वन लेकर के आए हुए हैं। और बहुत आदर और खुशी के साथ जिम कॉर्बेट साहब और उनके आदमियों के रहने के लिए कमरा दे दिया। जिम कॉर्बेट साहब को पहाड़ के लोग जो है कारपेट साहब कहते थे। जिम कॉर्बेट बोलने में दिक्कत होती थी तो कारपेट साहब के नाम से ये पूरे उत्तराखंड में फेमस थे। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने अपने रहने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो जिसपे 4 खंबे थे, ऊपर से एक थैच थी, छत थी, वो घास फूस की जो छत होती है, और चारों तरफ से खुला हुआ था। उनका यार ये मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, मैं यहाँ सोऊंगा, मेरे को यहाँ रहना है। अब इनके आदमी तो उस कमरे में चले गए और ये जो है इस खुली जगह पे इन्होंने अपने लिए चुन लिया। ये जो गांव था एक पहाड़ के बिल्कुल इसके साथ में एक पहाड़ लगा हुआ था और वहाँ से नीचे की तरफ एक घाटी दिखाई पड़ती थी जिसमें सीढ़ी नुमा खेत थे और हाल में ही जो है ये धान की फसल वगैरह काटी गई थी। घाटी की दूसरी तरफ वाला पहाड़, यानी कि जैसे ये नीचे आई घाटी और उसके बाद ये दूसरा वाला पहाड़ है, इसमें ये हल्की हल्की चढ़ाई वाला था। और इस जोती गई ज़मीन से 100 गज दूरी पर एक ज़मीन का टुकड़ा और था जो करीब 20 एकड़ तक फैला हुआ था और इसमें बहुत मतलब क्या कहें यार, झाड़ झंकार, बहुत घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी, कटीली झाड़ियाँ, इस टाइप का एरिया था ये। पहाड़ और इस घनी झाड़ियों वाले क्षेत्र के ऊपर की तरफ कुछ दूर और जाएंगे तो एक गांव और पड़ता था और उसी पहाड़ी के छोर पर अगर आप दाहिनी तरफ को चले जाएंगे तो वहाँ पे एक दूसरा गांव था। तो कुल मिला के यहाँ पे ये 3 गांव थे, सनौली के अलावा 2 और गांव थे। सनौली गांव जो था ये एक और घनी ये झाड़ियों वाला जो क्षेत्र था वो, दूसरी ओर 3 ओर से जो जोती हुई ज़मीन थी वो, और चौथी तरफ एक खुले हुए घास के मैदान से घिरा हुआ था। मतलब इसके इस तरह से इसकी लोकेशन थी इस गांव की। अब जब जिम कॉर्बेट साहब का खाना वगैरह तैयार हो रहा था तो गांव के लोग जो है जिम कॉर्बेट साहब के चारों ओर, मतलब सब लोग आ गए और चारों ओर बैठ गए उनके, और उनके साथ बैठ के गॉसिप करने लगे, बातचीत करने लगे। और बातों बातों में ही उन्होंने बताया कि ये मार्च के दूसरे हफ्ते में और अप्रैल के पहले हफ्ते में आदमखोर ने इस एरिया के 4 आदमियों को मार डाला था, मतलब 4 लोग निपटा दिए थे। बाघ ने अपना पहला शिकार पहाड़ के कोने वाला जो गांव था वहाँ किया था। फिर उसके बाद जो दूसरा और तीसरा शिकार किया वो पहाड़ की चोटी पे जो गांव था वहाँ किया, और चौथा शिकार उसने सनौली में किया, मतलब जिस गांव में लोग टिके हुए थे उसी गांव में किया। और ये चारों शिकार रात के टाइम किए गए थे। और उसके बाद इनको शिकार करने के बाद में वो बाघ जो है इनको लगभग 500 गज दूर उसी जो एरिया था वो घनी झाड़ियों वाला, उसी एरिया में ले गया था और वहीं पे उसने उनको बड़े आराम के साथ खाया था। ले जा करके झाड़ियों के बीच में रख के इत्मीनान से खाया था। किसी भी गांव वालों के, उन तीनों गांव में किसी के पास भी जो है, किसी भी गांव वाले के पास बंदूक नहीं थी,
और इस वजह से भी ये गांव के लोग जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ये लोग इतना डरे हुए थे कि इन्होंने मारे गए जो लोग थे उनके अवशेषों को ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो अवशेष चाहिए होते हैं उनको तक ढूंढने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इतना घना वो झाड़ियों वाला जो एरिया था वो बहुत ही भयानक एरिया था। आदमखोर तेंदुए ने अपना अंतिम शिकार 6 दिन पहले इस सनौली गांव में किया था। जो गांव वाले जिम कॉर्बेट साहब को ये सब बातें बता रहे थे उनको इस बात का पूरा विश्वास था कि आदमखोर बाघ अभी भी उन्हीं जो वो घनी झाड़ियां हैं उन्हीं के बीच में कहीं है। अभी तक उसने ये एरिया छोड़ा नहीं है, वो है यही कहीं इन झाड़ियों के बीच में है। कई बार रात में गुर्राने की या गरजने की उसकी आवाज़ आती होगी, तो उनको पूरा विश्वास था कि बाघ यहाँ से गया नहीं है। अब जिम कॉर्बेट साहब ने 2 बकरे खरीदे, एक थोड़ा ऊंचा था एक थोड़ा छोटा था। तो उन्होंने क्या किया, छोटे वाले बकरे को वो जो घनी झाड़ियाँ थी जहाँ पे शुरू होती थी, जो मैदान वो घड़ी झाड़ियों वाला एरिया जो शुरू होता था उसके पास बांध दिया। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए बांधा कि क्या वाकई में आदमखोर उन घनी झाड़ियों में हो सकता है, जैसा कि ये गांव वाले बता रहे हैं। अगर होगा तो वो आएगा, इसको ले जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि यहीं पे है। उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट साहब ने आसपास अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसा सुविधाजनक पेड़ या कोई ऐसी आड़ नहीं दिखाई पड़ी जिस पर बैठकर ये घात लगा सके। और इसी बीच आसमान में बादल छाने लगे थे जो गहराते जा रहे थे और लग रहा था कि किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा और वो लौट के वापस गांव आ गए। और जो दूसरा बकरा था उसको उन्होंने अपने जहाँ पे अपने रहने के लिए बनाया था उसके पास ही बांध दिया, थोड़ा सा आगे सामने की तरफ बांध दिया, कुछ इस तरह से कि इनकी एक नज़र उस बकरे पे भी रहे। मैंने आपको बताया ये उस जगह पे थे जो चारों साइड से खुला हुआ एरिया था, जिसके ऊपर से थैच थी, पूरा एरिया खुला हुआ था, वो तो सारी जगह की विजिबिलिटी क्लियर थी। जिम कॉर्बेट साहब को एक उम्मीद थी कि अगर रात के समय आदमखोर गांव में आया तो इंसान की जगह इस बकरे को चुनेगा, क्योंकि इजी टारगेट बकरा है, सामने बधा हुआ है, तो वो बकरे को चुनेगा। और रात के समय दोनों बकरे एक दूसरे को पुकार रहे थे, मतलब दोनों में मैं कर रहे थे। वो वहाँ से कर रहा था, ये यहाँ से कर रहा था। इससे जिम कॉर्बेट साहब को थोड़ा तसल्ली हो गई थी कि बाघ जो है अभी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं दूर है, और वो इतनी दूरी पे है कि जहाँ पे वो बकरों की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदमखोर यहाँ लौट के नहीं आ सकता है, आ सकता था, वो किसी भी समय आ सकता था। बाघ है भाई, कुछ भी है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ये सोचकर सोने के लिए चले गए कि चलो अब जो होगा यार अच्छा ही होगा, अपना इतना थके हुए अपना सो गए। अच्छा, रात के टाइम में जो है हल्की फुल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी कह सकते हैं। और अगले दिन जब सुबह जब सनराइज़ हुआ, सूरज उगा, तो जो आसपास की घास, पेड़, पत्तियाँ, तिनके वगैरह वगैरह थे, सब में जो है बारिश की बूंदें वो जो है चमक रही थी, मतलब जो चमक होती ना वो दिख रही थी। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे। थोड़ा नेचर की व्याख्या कर रहा हूँ। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने नज़दीक जो बकरा बांधा था उसको देखा तो बड़े आराम से पास की झाड़ी जो थी उसकी पत्तियों को लगा हुआ था खाने में, और बीच बीच में अपना मैं जो मिमियाना कहते हैं वो भी कर रहा था। जबकि जो दूसरा बकरा घाटी के पास बांधा गया था उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इन्हें थोड़ा डाउट हुआ। इन्होंने अपने नौकर को बोला कि भाई तू एक काम कर, नाश्ता वाश्ता बना और मैं अभी आता हूँ। और ये खुद जो है बकरे को देखने के लिए उस घाटी के तरफ चले गए। अब वहाँ जब ये पहुँचे तो इन्होंने देखा कि बारिश होने के
थोड़ा पहले जब बारिश हुई थी उससे थोड़ा ही पहले बाघ ने बकरे को मार डाला था और उस रस्सी को तोड़ दिया था जिससे उस बकरे को बांधा गया था। उस रस्सी को तोड़ दिया था और फिर उसको, जो बकरा था, उसके शरीर को घसीट कर वो कहीं दूर तक ले गया था। अब क्योंकि जब वो मार के ले गया था तो उसके बाद बारिश हो गई थी और बारिश हो जाने के कारण बकरे के जो घसीटे जाने के जो निशान थे वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बात से जिम कॉर्बेट साहब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि यार वहां पर इकलौती जो है ना, वो एकमात्र ऐसी जगह थी जहां अपना बाघ, मतलब जहां पर बाघ अपने शिकार को ले गया होगा, वो इकलौती जगह थी। और वो वही घनी झाड़ियों वाली जो जमीन का जो हिस्सा था जिसमें खूब घनी घनी झाड़ियाँ थी वही थी। उसके अलावा तो खुला मैदान और खेत थे, कहीं और ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता था। तो वही ले गया होगा, ये कंफर्म थे जिम कॉर्बेट साहब। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि एक ऐसे बाघ या तेंदुए का पीछा करना बड़ा दिलचस्प होता है जब वो अपने शिकार के आसपास ही कहीं हो, लेकिन इसका आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो था उल्टा था। इस जगह पर जो था परिस्थितियां जो हैं वो आदमखोर बाघ के फेवर में थी, उसका शिकार करने के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि झाड़ियों वाला जंगल इतना घना था कि उसमें चुपचाप जाना पॉसिबल था ही नहीं कि आप बिना आवाज़ किए उस पर चले जाएं। तो जिम कॉर्बेट साहब वापस लौट आए अपने गांव की तरफ और फिर इन्होंने अपना नाश्ता किया, क्या करना था नाश्ता किया। फिर गांव वाले जो थे उनको सबको अपने पास बुलाया और उनसे जो है आसपास के जो एरिया था उसकी जानकारी लेनी शुरू करी कि भाई बताओ ज़रा आसपास का एरिया क्या है, कैसे है। क्योंकि इनको बाघ को मारने के लिए उसके मारे गए शिकार को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, यानी कि बकरे की बॉडी को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। तो लेकिन पहले उसकी लोकेशन के बारे में पता होना ज़रूरी था। इनको ये देखना था कि बाघ ने बकरी को कितना खाया है। अगर आधा खाया है तो किसी सेफ जगह में बैठकर या घात लगाकर ये बैठ सकते हैं और जब बाघ उस बकरी को खाने के लिए आए तो उसे शूट कर सकते हैं। ये गांव के लोगों से जानना चाहते थे कि भाई बताओ क्या है, कहीं पे कोई ऐसी सुरक्षित आड़ है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे छुप के बैठा जा सके। इन्हें पता चला कि वहाँ से 2 मील दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये बाघ की नज़र से बच के छिप सके। और दूसरी बात, उन घनी झाड़ियों तक पहुँचने के लिए इन्हें जोती गई ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना पड़ेगा, यानी कि उस जो जोती गई ज़मीन है उस पूरे एरिया को पार करना पड़ेगा। और जब ये उसको पार करें तो ऐसे में ये हो सकता है कि बाघ की नज़र इन पर पड़ जाए, वो सावधान हो जाए, या वो अटैकिंग मोड में आ जाए, या वो इस एरिया से भाग जाए, कुछ भी कर सकता था। तो ये एक गांव वालों ने इनको सब बात समझाई। अब दोपहर हो गई थी तो जिम कॉर्बेट साहब उसी झाड़ियों वाले हिस्से में लौटे जहाँ पर बाघ ने बकरे को मारा था। वहाँ से करीब 100 गज दूर इन्हें मरा हुआ बकरा मिल गया। बकरे के खुर, सर और पेट का हिस्सा वहीं पर थे। जिम कॉर्बेट साहब ने कई घंटों तक बाघ को ढूंढने की कोशिश करी, आसपास का एरिया पूरा छाना खकाला, उसके पग मार्क्स ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कहीं नहीं मिला इनको। अब हम लोग, आपके मेरे सामने एक प्रश्न आता है कि जिम कॉर्बेट साहब ने तीनों गांव वालों को जमा करके हांका क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर एरिया था ना, झाड़ जंगल वाला, वहाँ पे हांका लगवाते तो वो निकलता।
शोर शराबा होने पर बाघ अपनी जगह छोड़ता और वहाँ से बाहर निकलता, और उसे देखते ही जो है जिम कॉर्बेट साहब शूट कर देते, गोली मार देते। आई ना एक बात हम लोगों के दिमाग में आनी स्वाभाविक है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं यदि वो हांका लगवाते तो ये भी हो सकता था कि गांव वालों की जान पर बन सकती थी, गांव वालों की जान जा सकती थी। क्योंकि जैसे ही बाघ को ये पता चलता कि उसे खुले मैदान की तरफ खदेड़ा जा रहा है, मतलब चारों साइड से घेर के उसे खदेड़ा जा रहा है और वो एक ही दिशा उसके लिए बची है भागने के लिए, तो वो वापस पीछे लौट सकता था। और वापस लौटते टाइम जो भी उसके रास्ते में आता वो उस पर हमला करते हुए जाता, और हमला करते हुए किसको कितना घायल करता, किसको मार देता, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि नरभक्षी तेंदुआ एक नरभक्षी बाघ से ज़्यादा चालाक होता है, टाइगर से ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है लपड़ होता है। जिम कॉर्बेट साहब फिर वापस लौट के गांव आ गए, और अनफॉर्चुनेटली इन्हें जो है मलेरिया हो गया, और उसके अगले 24 घंटों तक ये ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर में लेटे रहे। दूसरे दिन की शाम तक इनका बुखार उतर गया, और अब ये खुद को अपने इस शिकार अभियान को जारी रखने के लिए ठीक ठाक महसूस कर रहे थे कि हाँ अब मैं शिकार कर सकता हूँ। इनके आदमियों ने अब दूसरे बकरे को फिर उसी जगह पर बांध दिया जहाँ पर वो पहले वाले बकरे को बांधा था और बाघ ने उसको मार दिया था। तो वहीं पे दोबारा से दूसरे बकरे को बांध दिया। लेकिन इस बार बाघ ने इस बकरे को छुआ तक नहीं। आया वो, उसके पगमार्क दिखे, लेकिन उसने बकरे को नहीं छुआ। और एक तरह से ये बहुत अच्छा था कि उसने बकरे को नहीं मारा, क्योंकि अब जो है ये बाघ जो है ये भूखा था। और जिम कॉर्बेट साहब अपनी राइफल पकड़ के ना इस उम्मीद के साथ निकल पड़े कि आज रात बाघ बकरे पे जरूर आएगा, ये बकरे को मारने की जरूर कोशिश करेगा और ये जो है उसे शूट कर देंगे। ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे। जिस जगह पर सीढ़ीदार खेत में खत्म होते थे और झाड़ियों वाले जंगल का किनारा था, और उसके बाद से मतलब झाड़ियों वाला जंगल शुरू हो जाता था, खेत खत्म होते थे, और जिस जगह पर बकरियों को बांधा गया था वहाँ से करीब 100 गज की दूरी पर एक पुराना एक बांज का पेड़ था। और ये पेड़ जो था 2 सीढ़ीदार खेतों के बीच में एक 6 फुट, लगभग 6 फुट ऊंचे किनारे पे उगा हुआ था, एकदम कॉर्नर पर उगा हुआ था, और पहाड़ से नीचे की ओर झुका हुआ था। जैसे दोस्तों पहाड़ तो ऐसा होता है ना, तो पहाड़ में ये पेड़ ऐसे वेगा तो ये ऐसे झुका हुआ था नीचे की ओर। जमीन से लगभग 15 फुट की ऊंचाई पर इसकी एक शाखा थी। जब नीचे से आप देखेंगे पेड़ को तो 15 फुट की ऊंचाई पर एक शाखा निकली हुई थी जो करीब 1 फुट मोटी थी। हालांकि ये बहुत ही असुविधाजनक और असुरक्षित जगह थी, क्योंकि एक तो क्या ये शाखा जो है सड़ी हुई थी और खोखली थी, पता नहीं वजन सहन कर पाती कि नहीं कर पाती। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये पहाड़ ऐसी जगह पे थी कि इसके पीछे पहाड़ था, उसके ऊपर से बाघ जंप लगा सकता था। लेकिन मजबूरी थी, जिम कॉर्बेट साहब को इसी पर बैठना था। इन्होंने इस शाखा पर ही बैठने का निर्णय ले लिया, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पर कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसके अलावा ये इस बात से भी आश्वस्त थे कि ये बकरी को मार के खाने वाला जो बाघ है यही आदमखोर बाघ है, क्योंकि झाड़ियों के पास मिले बाघ के पगमार्क वही थे जो इन्होंने अप्रैल में उस घर को जाने वाले पगडंडी पे देखे थे, जहाँ पर वो घर के अंदर घुस के महिला को मार दिया था। आपको याद होगी सबसे पहला एपिसोड इस कहानी का, अप्रैल के महीने में जब ये आए थे पहली बार बाघ को मारने के लिए, तो वही पगमार्क ये थे। दोस्तों दिल तो नहीं कर रहा है कि कहानी को यहाँ पर छोड़ूं, लेकिन मजबूरी है यार। अगर पूरी कहानी सुनाता हूँ तो ये करीब 1 घंटे से ऊपर का समय ले लेगी, और आप लोगों का यार इतना कीमती समय मैं कैसे ले सकता हूँ।
क्यों, आप अपने अपने इसमें बिज़ी होंगे, कुछ कर रहे होंगे, आप चैनल में आते हैं, यही एक मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो उसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। तो आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगा, और वो अंतिम भाग होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और उसके बाद सोच रहा हूँ एक बहुत अच्छी सीरीज़ आपके सामने लाऊं, उसका थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ, किताबें वगैरह ढूंढ रहा हूँ, देखिए क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो पनार के आदमखोर की कहानी आपने कई बार कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसे महसूस किया है, क्योंकि यार मैं रहा हूँ ऐसे एरिया में जहाँ पर लेपर्ड एक्टिव रहे हूँ। तो वो डर, वो जो खौफ होता है ना, वो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बहुत बहुत। भगवान किसी को ना ऐसा देखना पड़े। खैर दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूँ कि आप अपना बहुत अच्छा समय उत्तरांचल डायरीज के लिए निकालते हैं, घटनाओं को सुनते हैं और इंतज़ार भी करते हैं किसी नई कहानी का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यार, कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ता है। स्वास्थ्य ठीक होता, चल फिर सकता तो नहीं कहता, बिस्तर में पड़ा हूँ इसलिए कहना पड़ता है कि हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें यार, कुछ इनकम हुए। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, घटनाक्रम को सुना, अपना कीमती समय दिया। बहुत 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 धन्यवाद दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, है ना? कर सकता हूँ ना उम्मीद? लाइक, कमेंट सब करते हुए शेयर भी करेंगे दोस्तों। इन सब में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस उंगली चलानी है, एक टक करके टच कर दीजिए, हो गया सब्सक्राइब। एक अंगूठा बना हुआ है, उसको टक करके छू दीजिए, हो गया लाइक। एक शेयर का ऑप्शन है, उसको छुएंगे तो अपनी मर्जी, जिसको आप शेयर करना चाहें उसे शेयर कर दीजिए। और नीचे क्या कमेंट्स का ऑप्शन आता है, उसमें 2 शब्द अगर आप लिख दें, थोड़ा सा टाइप कर दें, समय निकाल लें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की हौसला अफजाई से ही कुछ करने की प्रेरणा मिलती है यार। इस प्रेरणा को मेंटेन रखना आपका काम है यार। मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो अब आप लोगों का सहयोग चाहिए, ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।